हेलो स्टूडेंट। तो आइए हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा, एक बहुत ही सुंदर सा वीडियो। और यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्लास 12 में हैं और नीट और आईआईटी जैसे एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन सबके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है और अगर यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यह आपका और हमारा प्यारा सा चैनल है जेके फिजिक्स से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों इस चैप्टर में हमें जानना क्या है, हमें जानना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग क्या होता है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यह जो टोटल टर्म है या वर्ड है, यह दो टर्म से या दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। यहां पे है बच्चों इलेक्ट्रो और यह है स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है बच्चों चार्ज। क्या होता है? चार्ज। और स्टैटिक का मीनिंग होता है बच्चों रेस्ट। क्या होता है? रेस्ट। तो इसका मतलब हुआ कि हम इस ब्रांच के अंदर चार्ज का स्टडी करेंगे रेस्ट पोजीशन में। फिर से सुनो, यह एक ऐसा फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम चार्ज का या चार्ज के प्रॉपर्टी का स्टडी करते हैं इन रेस्ट पोजीशन। चार्ज रेस्ट पोजीशन में रहता है तो वह किस किस प्रॉपर्टी को शो करता है उसका स्टडी करते हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about charge और property of charge, properties of charge in rest position, रेस्ट पोजीशन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आपको आपसे याद रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इन रेस्ट पोजीशंस। क्लियर है? अब तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया होगा कि जब हम चार्ज का स्टडी करते हैं तो चार्ज कहते किसको है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ चार्ज। तो आइए अब जान लेते हैं कि चार्ज है क्या और इसको हम कैसे समझेंगे बच्चों। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास एक बॉडी है ए और एक दूसरा बॉडी है बच्चों बी, और यह बॉडी ए है। दुनिया के किसी भी बॉडी के अंदर जिसके अंदर मास है, हम बात कर रहे हैं, क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो इस बॉडी के पास भी इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। अच्छा, इसके पास एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है और दो प्रोटॉन है और दो न्यूट्रॉन है। इसके पास 5 प्रोटॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और 5 न्यूट्रॉन है। अभी देखो, ये दोनों बॉडी अलग अलग है, कोई भी बॉडी हो सकता है। अभी इसके अंदर कौन कौन सा प्रॉपर्टी होगा? देखो, बॉडी ए के अंदर कौन सा प्रॉपर्टी होगा? तो इसके अंदर मास होगा, ये तो फिक्स है। इसके अंदर भी क्या होगा बच्चों? मास होगा। लेकिन क्या यह बॉडी इस पर कोई इफेक्ट डाल सकता है? तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ गया होगा कि हाँ, डाल सकता है। दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन का फोर्स लगता होगा। कौन सा फोर्स बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने 11th क्लास में पढ़ के आया है कि अगर दो बॉडी जिसके पास में क्या है बच्चों? मास है, तो उसके बीच में एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा,
अभी यह बॉडी न्यूट्रल पोजीशन में है बच्चों। ये क्या है? न्यूट्रल है, न्यूट्रल। यह भी बॉडी बच्चों क्या है? न्यूट्रल है। अभी यह बॉडी ए और बी कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा है। अभी दोनों के पास सिर्फ क्या है? मास है। और उस मास के कारण क्या है बच्चों? दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता होगा। लेकिन अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब कर दे, डिस्टर्ब का मतलब होता है बच्चों कि मान लीजिए कि इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें चला जाए, इसमें बॉडी बी में कितना इलेक्ट्रॉन गया बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन गया। तो अब यह बॉडी कैसे दिखेगा? देखो तो, इस बॉडी के अंदर अब तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, दो प्रोटॉन बचेगा और दो न्यूट्रॉन बचेगा बॉडी ए पर। अच्छा, बॉडी बी अब कैसे दिखेगा? तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गया प्लस 5 प्रोटॉन प्लस 5 न्यूट्रॉन हो गया। सुनो सुनो, देखो इसने क्या किया है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया। इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया। किसको दे दिया? बॉडी बी को। इस बॉडी बी को बॉडी ए ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी आ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका कम हो गया और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया। हो गया। तो अब हो क्या है बच्चों? इसके अंदर इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके एक प्रोटॉन को तो न्यूट्रलाइज कर देगा, लेकिन इसके अंदर एक प्रोटॉन क्या हो जाएगा बच्चों? एक्सेस हो जाएगा। समझिए बात को, एक प्रोटॉन क्या माना जाएगा? एक्सेस। इसके अंदर 5 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके अंदर क्या है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस है। अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो है, इसके अंदर एक प्रोटॉन एक्सेस है, तो यह बॉडी क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। और यह बॉडी बच्चों निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज। मेरे कहने का मीनिंग क्या है? अब यह जो बॉडी है ए और बी एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी शो करेगा। क्यों? क्योंकि यह बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो गया और यह बॉडी निगेटिव चार्ज हो गया। और हो क्यों रहा है बच्चों? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉज क्या कहेंगे? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपसे अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द बेसिक या फंडामेंटल कॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चार्जेज, तो हम कहेंगे कि ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो बॉडी क्या होता है? चार्ज हो जाता है। दैट मींस बॉडी गेट द चार्ज। ओके। अब इसी प्रॉपर्टी को अब देखो, इस बॉडी के अंदर और इस पर भी एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ गया, और यह बॉडी क्या करेगा? आपस में एक एक्स्ट्रा फोर्स लगाने लगेगा। मतलब कि दोनों के बीच में क्या होगा बच्चों? अट्रैक्शन का फोर्स आएगा। और यह अट्रैक्शन का फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। याद रखिए, यह जो अट्रैक्शन का फोर्स अभी बना, यह ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। यह कौन सा फोर्स कहलाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाएगा। अभी हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तो आपको सिर्फ याद रखना है कि जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस पर निगेटिव चार्ज होता है। और इस तरह से यह बॉडी क्या हो गया बच्चों? चार्ज हो गया। अब चार्ज हो गया तो हम क्या कह सकते हैं? चार्ज को डिफाइन कैसे करेंगे? तो कह सकते हैं कि व्हेन अ बॉडी लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, आफ्टर दैट द प्रॉपर्टी गेन बाय बॉडी दैट इज कॉल्ड चार्ज। आइए हम इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। इसको आप पॉज करके फटाफट इसको नोट कर लीजिए, और इसका हम एक डिफिनेशन लिखते हैं प्यारा सा चार्ज का। मिटा दें 1 2 3। द प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टीज ऑफ बॉडी, बॉडी का मतलब बच्चों एनी बॉडी, दैट इज गेन ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। मतलब क्या है बच्चों कि जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर का मतलब यहां पे समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकता है। तो जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करे या गेन करे तो उस बॉडी के अंदर जो प्रॉपर्टी शो होगा दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड चार्ज। क्लियर है? ओके। तो आपने चार्ज के बारे में जान लिया कि चार्ज होता क्या है। अब अगर किसी चार्ज बॉडी को दूसरे चार्ज बॉडी के पास लेके जाएंगे ना तो दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पे एक चार्ज बॉडी है पहले से और यहां भी एक चार्ज बॉडी को लेके जाते हैं तो दोनों के बीच में बच्चों रिपल्सन का फोर्स लगता है। यहां पे अगर पहले से कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और यहां पे नेगेटिव चार्ज बॉडी को लेके जाते हैं तो अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि रिपल्सन का फोर्स लगेगा और यहां पे अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, अट्रैक्शन का। दैट मीन्स यू कैन से दैट सेम चार्ज बॉडी रिपेल टू ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज बॉडी अट्रैक्ट टू ईच अदर। क्लियर है? हम चार्ज को डिनोट कैसे करते हैं? तो कह सकते हैं बच्चों कि इट इज डिनोटेड बाई क्यू। इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू दैट मीन्स छोटा लिखो या बड़ा लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्यू से हम इसको डिनोट करते हैं। यह एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मीनिंग क्या था बच्चों कि एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन डायरेक्शन न हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि चार्ज के पास मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि यह स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है इतना? ओके। इट इज डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या है बच्चों? यह एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। आपको हमने याद करवाया था क्लास 11th में कि हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं और उसको छोड़ करके बाकी सारे क्वांटिटी डिराइव्ड होते हैं। तो उस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में को आपको याद रखना है। तो क्या यह चार्ज उस 7 क्वांटिटी के अंदर आता है? तो आंसर होगा नहीं। उसके अंदर क्या क्या था बच्चों? मास था, डिस्टेंस था, टाइम, उसके अलावा क्या था बच्चों? टेम्परेचर था, लुमिनस इंटेंसिटी था और क्या था बच्चों? उसके अलावा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था। ठीक है? तो इस तरह से करके हमने 7 क्वांटिटी को याद किया था। तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट भी था। तो उसके अंदर यह चार्ज नहीं आता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों? डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर है इतनी? इसका एसआई यूनिट क्या होगा बच्चों? तो चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब होता है, कूलम्ब होता है। और कूलम्ब को बच्चों हम सी से डिनोट करेंगे। जब भी आपको लिखना हो ना चार्ज को तो आप क्या लिखेंगे बच्चों? कूलम्ब को सी में लिखेंगे। जैसे आपको लिखना हो 20 कूलम्ब तो क्या लिखेंगे? 20 सी लिखेंगे। अगर लिखना हो 10 कूलम्ब तो 10 सी लिखेंगे। ऐसे तो यह क्या है बच्चों? चार्ज को इंडिकेट कर रहा है कि किसी बॉडी पर 20 कूलम्ब का या 10 कूलम्ब का चार्ज है। ये तो एसआई यूनिट हो गया। इसका कुछ और भी यूनिट है, जैसे सीजीएस यूनिट में कहा जाए, सीजीएस सिस्टम में तो इसका यूनिट होता है बच्चों स्टेट कूलम्ब। स्टेट कूलम्ब या इसी को बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। या
इसके बारे में बताया था फ्रैंकलिन ने, इसलिए इसका एक और नाम है, इसको फ्रैंकलिन भी कहते हैं। तो स्टेट कूलम्ब को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रैंकलिन कहते हैं। तो बहुत जगह आपको ऐसा भी लिखा रहेगा कि फ्रैंकलिन किसका यूनिट है, तो हम कहेंगे चार्ज का सीजीएस यूनिट है। या आपको ये भी मिलेगा, अच्छा यहाँ पे दिख रहा है, बोले बताओ, फ्रैंकलिन स्टेट कूलम्ब एक ही चीज है। इसको हम लोग लिखते हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसी को शॉर्ट में लिखते हैं ESU। क्या बोलते हैं बच्चों? ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्लियर है? और सबसे आपको एक प्यारा सा रिलेशन याद रखना है कूलम्ब और स्टेट कूलम्ब में। एक कूलम्ब का वैल्यू होता है बच्चों यह 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब, स्टेट कूलम्ब। इतनी बातें क्लियर है? इसका अदर यूनिट क्या क्या है बच्चों? अदर यूनिट एक तो याद रखिएगा फैराडे। कितना बच्चों? फैराडे। फैराडे भी चार्ज का यूनिट है। ओके। और आपको याद रखना है बच्चों कि एक फैराडे का वैल्यू, तो फैराडे भी क्या है बच्चों? इसका अदर यूनिट है, एसआई यूनिट नहीं है लेकिन यूनिट है फैराडे। आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखोगे, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका बच्चों? चार्ज का। तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन सकता है, जरा देखो। चार्ज को हम क्यू लिखते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए बच्चों आपको क्या करना होगा? उसके लिए चार्ज को कनेक्ट करना पड़ेगा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि Q = I × T होता है। 10th क्लास में आपने पढ़ा था। I को यहाँ पे करंट कहते हैं, T = टाइम है। तो करंट और टाइम को मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं बच्चों? चार्ज कहते हैं। तो यहां से आप लिख सकते हो करंट के लिए क्या लिखते हैं? A और टाइम के लिए T। तो यह क्या हो गया बच्चों? Q का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। क्लियर है इतना? तो आप वीडियो को पॉज करके फटाफट इतना नोट कर लीजिए। 1 2 3। यह आपका और हमारा प्यारा सा चैनल है बच्चों जेके फिजिक्स। तो अगर इस चैनल का वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज अपने दोस्तों में से शेयर कीजिएगा। आइए बच्चों, कुछ और भी चीजें आपको चार्ज से रिलेटेड याद रखना चाहिए जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो वो क्या क्या है? जो सबसे पहले हम बात करें तो अगर चार्ज रेस्ट में था, यहां पे ध्यान दो, चार्ज कैसा था बच्चों? रेस्ट में। तो यह क्या करता है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप करता है, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। तो हम कहेंगे कि इट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि हम इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है, कि जब चार्ज रेस्ट में हो तो वह क्या डेवलप करता है? तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बच्चों यह। अगर चार्ज मोशन में हो जाए, कैसा हो जाए बच्चों? मोशन में। चार्ज मोशन में हो लेकिन यहां पे कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में v का वैल्यू बच्चों यहां पे कांस्टेंट रहे। अच्छा, v कांस्टेंट होगा तो a का वैल्यू कितना होगा? 0। a फॉर एक्सेलरेशन। अगर किसी चार्ज पार्टिकल का या चार्ज का वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उस पर उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 0 होगा। तो जब भी कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, देखो एक चार्ज बॉडी है, वो आराम आराम से ऐसे जा रहा है, एक चार्ज बॉडी, नो एक्सेलरेशंस, बिल्कुल इसका वेलोसिटी क्या है बच्चों? कांस्टेंट है ऐसे।
तब क्या होगा, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करेंट। याद रखिएगा, जब भी कोई चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वह क्या करेगा बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगा। दैट मीन्स करंट इलेक्ट्रिसिटी इसको बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, अगर कोई चार्ज बच्चों एक्सेलरेट हो, क्या हो, एक्सेलरेट, याद रखिएगा, अच्छा वर्ड है एक्सेलरेट, मतलब वेलोसिटी वेरी करना। वेलोसिटी क्या करना बच्चों, वेरी करना। पहले जा रहा था 2 मीटर पर सेकेंड से, यहां पे जाते जाते उसका वेलोसिटी बढ़ गया 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। 2 मीटर से जा रहा था 2 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। तो जब भी वेलोसिटी में चेंजिंग होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन। तो क्या अब एक्सेलरेशन जीरो होगा, नहीं। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि अगर चार्ज एक्सेलरेट हो दैट मीन्स इसका वेलोसिटी वैरी करे। क्या करे बच्चों, वैरी करे। इन्हें हम कह सकते हैं v इज नॉट कांस्टेंट, ऐसे समझ सकते हो। v कांस्टेंट नहीं है तो इसमें a का वैल्यू 0 नहीं होगा। उस कंडीशंस में इट प्रोड्यूसेस, क्या क्या प्रोड्यूस करता है, तो यहां पे देखो, इट प्रोड्यूसेस, एक में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कहोगे सर अगर एक्सेलरेट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करेगा, हाँ। अगर एक्सेलरेट करता है तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करता है। और क्या प्रोड्यूस करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड। और थर्ड में क्या करता है बच्चों, इमिट्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ध्यान से सुनो, अगर कोई चार्ज एक्सेलरेट करेगा, चल रहा था 2 मीटर पर सेकंड से, यहां पे आया तो उसका वेलोसिटी कितना हो गया, 4 मीटर पर सेकंड हो गया। तो उस कंडीशंस में उस चार्ज पार्टिकल का एनर्जी लॉस होगा। और यहां पे जब भी कहेंगे एक्सेलरेट होगा ना, बढ़ भी सकता था घट भी सकता था, हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेट का। अगर वेलोसिटी बढ़ता है ना तब क्या होता है बच्चों, सॉरी मतलब एक्सेलरेशन डेवलप होता है, तब क्या होगा, उसके अंदर का जो एनर्जी होगा वो लॉस होगा, वह एनर्जी को इमिट करेगा, छोड़ेगा। तो वही कह रहे हैं कि इमिट्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में एनर्जी को छोड़ेगा। तो यहां से आपको यह याद रखना है कि जब भी चार्ज रेस्ट में हो तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मतलब कि उसके पास लिमिटेड प्रॉपर्टी है। जब भी बैठा होगा ना कहीं पे चुपचाप, तो सिर्फ अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड को ही क्रिएट कर सकता है ऐसे। लेकिन जैसे मूव करना शुरू किया लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी, तब क्या करेगा बच्चों, करंट को डेवलप करेगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करेगा। और जब एक्सेलरेट करना शुरू करे तब इलेक्ट्रिक फील्ड को भी डेवलप करता है, मैग्नेटिक फील्ड को भी डेवलप करता है, और एनर्जी को इमिट करता है, छोड़ता है वेव के फॉर्म में। क्लियर है, ओके। अच्छा, आपको यह याद रखना है बच्चों कि इस चैप्टर में हम किसका स्टडी करेंगे, हम करेंगे ई वाला का स्टडी। पहला कंडीशंस, जब चार्ज रेस्ट में हो तो इट प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। और दूसरा जो चैप्टर हमारा शुरू होगा तो उसमें पढ़ेंगे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि इस वाला के बारे में। वेलोसिटी चार्ज का कांस्टेंट रहेगा, और तब हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का। यह यूनिट नंबर
जो भी है उसके आगे वाला 2 या 3 होगा, 3 नंबर यूनिट में है, या एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 3 है, ठीक है, याद रखिएगा। और यह बच्चों जब चार्ज मूव करता है विथ वेरिएबल वेलोसिटी, तो इसमें बात करेंगे हम लोग, या हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करेंगे। तो यह आपका यूनिट नंबर 4 बन जाएगा। क्लियर है? आपको समझ में आया? मजा आया? नहीं मजा आया? मजा आएगा, ठीक है। धीरे धीरे ये चीजों को नोट करो और इसको याद कर लो, तब तो मजा आएगा ना। चलिए इसको मिटाएं, फटाफट वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए और इसको मिटाते हैं। 1 2 3। कई जगह के सर मिटाने में तो बहुत आगे रहते हैं। चार्ज से रिलेटेड और आपको क्या चीज याद रखना है बच्चों? देखो हमने पॉइंट करके नहीं लिखा, ठीक है, हमने आपको बताया यहाँ पे 3 पॉइंट, तो आप इसको 4th पॉइंट मान सकते हो। हमने आपको 3 पॉइंट बताया था कि चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करेगा, अगर चार्ज एक्सेलरेट हो गया तो करंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप करता है, और साथ ही साथ एनर्जी को छोड़ता है, मतलब इमिट करता है। ये हमने सीखा था। अगर देखो यह चार्ज बॉडी है, बॉडी ए और यह बॉडी बी। अगर यह चार्ज है, मान लो कि यह पॉजिटिव चार्ज है और यह नेगेटिव चार्ज है, तो यह बना कैसे होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन को लूज करके। यह बॉडी एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा, बी को दे दिया होगा, कहा कि तुम ही रख लो भाई, ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन को रखना नहीं चाहते हैं। बी कहा कि अरे मैं क्यों रखूंगा इसे, कहा कि तुम्हारे पास कमी है इलेक्ट्रॉन की, रख लो इसको। अब इसने क्या किया, बेचारा रख लिया, ठीक है, इसकी मजबूरी है रखना, ठीक है, तो इसने बी इलेक्ट्रॉन को रख लिया। अब देखो इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो यह क्या क्या साथ में लेके जाता है? इलेक्ट्रॉन बॉडी ए से बी पर जाता है तो यह मास को साथ लेकर जाता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का अपना मास भी होता है। इसके पास बच्चों मास होता है, मास। तो हम कह सकते हैं कि बॉडी ए से बी पर मास का भी ट्रांसफर होता है। सुनो सुनो, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। बॉडी ए से बॉडी बी पर इलेक्ट्रॉन तो जाता ही है, लेकिन मास भी ट्रांसफर हो जाता है, साथ में मास भी चला जाता है। तो अब कहें कि बॉडी ए का मास इंक्रीज किया कि डिक्रीज, तो हम कहेंगे डिक्रीज करता है। यानी मास इसका क्या करता है बच्चों? डिक्रीज करता है। और इस बॉडी का मास क्या हो गया बच्चों? इंक्रीज कर गया, तो इसका मास इंक्रीज कर गया, इंक्रीज। तो अब से आप याद रख सकते हो बच्चों कि जब भी किसी बॉडी को चार्ज करें तो अगर वह बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो रहा है तो उसका मास में क्या होगा? लॉसेस होगा, यानी उसका मास डिक्रीज कर जाएगा। और अगर कोई बॉडी निगेटिव चार्ज होता है तो उसका मास इंक्रीज कर जाएगा, मतलब निगेटिव वाला का मास ज्यादा होगा, पॉजिटिव वाला का मास कम हो जाएगा पहले के कंपेयर में। ओके। और क्वेश्चंस में अगर ऐसा रहा है आपसे कि जब किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, ओनली व्हेन अ बॉडी गेट चार्ज। गेट चार्ज का मतलब डिफाइन यहां पर नहीं किया हुआ है कि बॉडी को हम पॉजिटिव चार्ज करते हैं कि निगेटिव चार्ज, ओनली कहा कि बॉडी को हम क्या करते हैं बच्चों? चार्ज करते हैं। तब क्या कर सकते हैं? इसका मास में बी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, जब किसी बॉडी को डिफाइन नहीं किया हो कि उसका मास चार्ज, वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो रहा है कि निगेटिव, तो दोनों हो सकता है ना जी, वो तो पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, तो उसका मास इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है। लेकिन स्पेसिफाई कर दे कि किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है तो उसका मास डिक्रीज करेगा, किसी बॉडी को निगेटिव चार्ज करना है तो उसका मास इंक्रीज करेगा। क्लियर है? ओके। तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स आपको याद रखना है। ओके बच्चों,
तो यह वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा हो गया है, यह 30 मिनट से ऊपर का हो गया है। तो हम इस वीडियो को बच्चों यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं और अगले वीडियो में सीखेंगे कि मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है, यानी किसी बॉडी को हम कैसे चार्ज करते हैं। यहां पे तो हमने सीखा कि बॉडी क्या होता है, चार्ज को गेन कर लेता है, चार्ज हो जाता है, लेकिन कौन कौन से मेथड्स हैं जिसको अप्लाई करके हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, तो यह हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। एंजॉय कीजिए इस वीडियो को।